Hi guys, good afternoon to you all. Today I am going to teach you chapter 6 of the geography, that is manufacturing industries. Manufacturing industries means what is the importance of the industries, or you know that industries are the economic backbone of a country. Industries क्या होती हैं? किसी कंट्री की economic backbone होती हैं. And what are the share of the GDP? what are the share are the of the GDP of the इंडस्ट्रीज की जो शेयरिंग है जीडीपी में वो कितनी है इस रेफरेंस में, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ कैसे हुआ, इसके लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग द फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये पहली लाइन में मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। मीन्स मतलब रॉ मटेरियल से हम किसी चीज को मोर वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्टेड कर लेते हैं तो वो चीज कही जाती है मैन्युफैक्चरिंग कही जाती है। और इस मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये क्या है कि इसमें एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ऑल द थिंग्स, ठीक है, ऑल द थिंग्स इज कम इनसाइड द वन रूफ, एक छत के नीचे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली इन हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, दे हेल्प टू द इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज ही नहीं करती हैं बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव भी करती हैं। कैसे इम्प्रूव करती हैं, आप जानते हैं कि आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन देयर आर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, सो मैनी थिंग्स, पीवीसी पाइप्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्रैक्टर, जितने इक्विपमेंट होते हैं एग्रीकल्चर में लगते हैं वो सारे कहाँ पे बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री डेवलप ए प्रीडोमिनेंट एजुकेशन इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस होता है कि दे रिमूव या दे रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंट्री। जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी और लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म होगी। और इसके और जो इम्पोर्टेंट होता है, देखिए किसी कंट्री को रिच और पुअर कहने के लिए दो चीज फैक्टर्स काम करते हैं। एक फैक्टर होता है एक्सपोर्ट और एक फैक्टर होता है इंपोर्ट। तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, वो कंट्री जो है रिच मानी जाती है। तो एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड द ट्रेड कॉमर्स एंड द ब्रिंग सम मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और दूसरा, countries that transform the raw material into the wide variety of the furnished goods of the higher value prosperous। और इसका जो और यूज होता है वो सबसे ज़्यादा यूज ये होता है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको मोर वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्टेड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन अराइज होता है, मस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज आर मूव हैंड इन हैंड। यार इसी क्वेश्चन को ऐसे ही कहा जाता है कि एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री होती है, देखिए रीजन क्या है कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज आर कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, मीन्स प्राइमरी सेक्टर, एंड द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी सेक्टर फ्रॉम द इरिगेशन टू द पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, HYV सीड्स, जितनी भी चीज़ें लगती हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए वो सब कहाँ पे बनती हैं, इंडस्ट्रीज में बनती हैं। तो बिना इंडस्ट्रीज के एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं कर सकता है और बिना एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक होती हैं। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी सिलेबस से हट गया है, इंडस्ट्रियल लोकेशन सिलेबस पे हट गया है, और ये आपका है क्लासिफिकेशन है। तो पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, दो तरह की होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज हुज रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जस्ट लाइक sugar, tea, coffee, edible iron. Mineral based industries whose raw material is coming from the minerals, just like cement industry, aluminium industry, machine tools and the petrochemical. According to their
रोल रोल के हिसाब से दो होती हैं। एक होती है बेसिक आर्क की इंडस्ट्री। बेसिक आर्क की इंडस्ट्री आर द इंडस्ट्री हुज यूज इज इन ऑल द इंडस्ट्री, जिसका यूज सारे इंडस्ट्रीज में होता है। जस्ट लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कोई भी ऐसी मशीन आज तक बनी ही नहीं है जिसमें लोहे के छोटे छोटे नट बोल्ट न लगते हों, और वो छोटे छोटे नट बोल्ट जो है वो की का काम करते हैं। एक भी छोटा सा नट बोल्ट गिर जाता है तो बड़ा सा बड़ा इंजन खड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको की इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और अगली इंडस्ट्री जो होती है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज हुज गुड्स आर यूज्ड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर्स, जस्ट लाइक टूथपेस्ट, शुगर, ये। और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्ट के में ये जो है एक ही है, उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? तो देयर इज ए नीड ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज ए मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस। अगर 1 करोड़ रुपए तक लगा करके कोई इंडस्ट्री चालू की जाती है तो उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। ओनरशिप के बेस पे ये दो होती हैं, दो नहीं 4 होती हैं। तो पहली होती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज हुज ओनरशिप इज इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी ओनरशिप किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जैसे भेल सेल, भेल मीन्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, सेल मीन्स स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भेल और सेल है। और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हुज ओनरशिप इज इन हैंड ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, जिसकी ओनरशिप जो है किसी एक व्यक्ति या लोगों के समूह के हाथ में होती है, वो जो है कैसी इंडस्ट्रीज होती हैं? प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर इंडस्ट्रीज। और ज्वाइंट इंडस्ट्रीज जो है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज, ये है joint sector industries which are jointly run by the state and the individual। जो ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइंट सेक्टर की होती हैं जिसमें एक व्यक्ति होता है और दूसरी तरफ स्टेट होता है, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ज्वाइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं और जो ओनर्स हैं उन दोनों के साथ साथ भागीदारी से बनता है, ठीक है। तो नाउ अब एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है। एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनते हैं सबसे ज़्यादा, ये हमारे यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहीं पे होती है, इसमें पहली है कॉटन टेक्सटाइल। तो सबसे पहले ये हमारी कॉटन टेक्सटाइल जो है ये इंडिया में सबसे पुरानी रही है। कि इंडिया के मलमल जो है, ढाका के मलमल, ये ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे, वीवर्स के द्वारा बनाए जाते थे। लेकिन पहली बार हमारे यहाँ 1854 में बम्बई में कॉटन मिल खुली। और कॉटन मिल खुलने के बाद जो है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड की कॉलोनी इंडिया थी, तो ढेर सारी टेक्नोलॉजी, ढेर सारे इंजीनियर्स और ढेर सारे पार्ट्स हमको वहाँ से मिल गए। तो हमने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और पहली कॉटन मिल जो है 1854 में यहाँ पे बॉम्बे में खोली गई। और ये लगभग बॉम्बे के बाद उस सारी जगहों पे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स खोली गई जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल था। रॉ मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। जहाँ ब्लैक सॉयल होगी, जहाँ कॉटन होगा, वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगी ये जो है। और उसके बाद जो है कॉटन टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल,
फिर जूट टेक्सटाइल की बात आती है। जूट टेक्सटाइल हमारे यहाँ देखिए हुगली रिवर के बेसिन में और केरला में मैक्सिमम हुगली रिवर के बेसिन में नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं, तो नारियल के पेड़ जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे ये इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि देखिए वैसे जूट प्रोडक्शन में बांग्लादेश सबसे आगे है, जूट प्रोडक्शन में बांग्लादेश सबसे आगे है, लेकिन जूट इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ ज़्यादा, हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं लेकिन हम कंज्यूमर भी ज़्यादा हैं, इसीलिए बांग्लादेश हमसे आगे है। तो जूट जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे हुगली बेसिन में, मेनली वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। अब इसके बाद जो है challenges faced by the industry include the stiff competition of the international market from the synthetic। ये बहुत बड़ा इसके लिए क्वेश्चन है कि इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सिंथेटिक जब आ गए, सब्स्टिट्यूट आ गए, तो फिर इसमें बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड ये इसके कंपटीटर हो गए। शुगर इंडस्ट्री में देखो बेटा, शुगर जो है वो बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन इज द हाईएस्ट इन द उत्तर प्रदेश, इन द बस्ती डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा होता है। बट मैक्सिमम शुगर मिल्स आर द कंसंट्रेटेड अराउंड द तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी बनता है, ऑल्दो द शुगर केन इज प्रोड्यूस्ड इन द यूपी बट मैक्सिमम शुगर मिल्स आर कंसंट्रेटेड अराउंड द तमिलनाडु, वाई? तो इसका रीजन एक ही है, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ द सुक्रोज इन द शुगर केन ऑफ द तमिलनाडु इज मच मोर देन द उत्तर प्रदेश। सुक्रोज की क्वांटिटी जो है जिससे चीनी बनती है वो तमिलनाडु के गन्ने में ज़्यादा होती है, उत्तर प्रदेश के गन्ने में कम होती है, इसलिए प्रोफेशनल तरीके से इंडस्ट्रीज को वहाँ पे सेटअप ज़्यादा किया गया है शुगर केन इंडस्ट्री को। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री है और वो क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में देखिए प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द index of the country's development. Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as the finished goods are the heavy and bulky, entailing heavy transportation cost. Iron ore, coking coal and the limestone required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantity of the manganese are also required. इसके लगने से क्या बनती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बन जाती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये आपका है, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें भेल है, सेल है, ये आपका स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है। फिर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग भाई, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज द लाइट रेजिस्टेंट corrosion as a good conductor of heat, malleable and they become strong when it is mixed with the other metals। जब ये अदर मेटल्स के साथ नाउ केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इधर फास्ट ग्रोइंग, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि केमिकल इंडस्ट्री इज द फास्ट ग्रोइंग एंड द डाइवर्सिफाइंग। इट कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सिमेटली 3% ऑफ द GDP। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट एशिया and occupies the 12th place in the world in terms of the size. It comprises the both large and the small manufacturing units. A rapid growth has been recorded in the both inorganic and organic sector. Inorganic chemical include the sulfuric acid used to manufacture fertilizer, synthetic fiber, plastic, ठीक है, paints, dyes, nitric acid like soda ash used to make the glass, soap and the detergents. So we can see that the कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं बिना केमिकल के हम लोग यूज़ करते हो। इवन केमिकल इंडस्ट्री में भी केमिकल का यूज़ होता है। दैट्स वाई दिस इज अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में भी केमिकल का यूज़ होता है, इसलिए फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो इसको एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब सबसे पहली चीज़ तो DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, इलाहाबाद में इफ्को, फूलपुर में है, और जहाँ जहाँ पे कंसंट्रेशन है एग्रीकल्चर का, अच्छी लैंड है, अलूवियल सॉइल्स है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। यूरिया, ये आपका केमिकल फार्मूला NH2CO NH2 यूरिया का है केमिकल फार्मूला। इससे क्या होते हैं, प्लांट जो है ग्रीन होते हैं और बड़े होते हैं। DAP से ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स मोटे होते हैं। इसके अलावा पोटास से भी मोटे होते हैं, और तमाम तरह की फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स प्लांट जो है देश में हर जगह पे लगाए गए हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए देखिए, दिस इंडस्ट्री लोकेटेड अराउंड द दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु।
आज देख रहे हैं ऑटोमोबाइल का युग है, बिना व्हीकल्स के आप 10 कदम भी जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कर्नाटका को बेंगलोर को कहा जाता है कैपिटल। बेंगलोर हैज़ द इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स यहाँ पे सिचुएटेड हैं। और इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से पहला देखिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है, मोहाली में है, श्रीनगर में, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। तो उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन भी होता है। पॉल्यूशन क्या क्या, वही एयर पॉल्यूशन जो इसमें स्मोक्स निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, वो धुआं चिमनी के थ्रू ऊपर तो जाए जाते हैं लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में छाए रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन और तमाम तरह की ग्रीन हाउस गैसेस प्रभावित होती हैं। वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है कि इस इंडस्ट्रीज से जो वाटर डिस्चार्ज किए जाते हैं, जो इसके केमिकल डिस्चार्ज किए जाते हैं, वो हमारी सॉइल को जो है ख़राब कर देते हैं। सॉइल के अलावा हमारे पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है, उस अंडरग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर देते हैं। इवन 1 लीटर पानी जो है वो जो है दूषित पानी, अगर उसको फ्रेश 8 लीटर पानी में मिलाया जाए तो भी वो पेबल वाटर नहीं रहता, तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल रेडिएशन जितनी निकलती है उससे जितने भी कचरे निकलते हैं उनको बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता है, तो उससे नॉइस थर्मल पॉल्यूशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन, बड़े बड़े इंजन्स लगे रहते हैं, टर्बाइंस लगी रहती हैं, इतनी ज़ोर से चलती हैं कि मिसकैरेज तक हो जाता है, महिलाओं के मिसकैरेज हो जाता है, ईयर्स खराब हो जाते हैं, तमाम तरह के जो है ये फैक्टर्स होते हैं। और इनके लिए किया गया है, उपाय किया गया है मिनिमाइजिंग द ये कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर, प्रोसेसिंग बाय द रीयूजिंग रिसाइकलिंग इनटू द 2 और मोर सक्सेसिव वे। आप उनको ट्रीटमेंट करने के बाद छोड़ा जाए। हार्वेस्टिंग ऑफ द रेन वाटर, छतों पर पानी रोका जाए। ट्रीटिंग द हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द रिवर, उसको पानी को गर्म करके तब करके छोड़ा जाए, तब इससे एक्वाटिक एनिमल नहीं होंगे। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, तो फिर ये हमारा अंडरग्राउंड जो है वाटर लेवल ठीक हो जाएगा। एनटीपीसी, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी एक इंडस्ट्री है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशंस। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिला है और इसको EMS इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट 14001 ISO के लिए लगता है, ISO 9001, और इसके लिए EMS के लिए होता है, EMS के लिए 14001 होता है EMS के लिए। तो ये सबको नहीं मिलता है क्योंकि ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री है, और इस पोल्यूशन फ्री होने के लिए क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्निक। इसके जितने इक्विपमेंट हैं वो कैसे हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स पे हैं। मिनिमाइजिंग द वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, जो इससे निकलते हैं कचरे उसका यूज़ करने के बाद खोदते हैं। और प्रोवाइडिंग द ग्रीन बेल्ट, जो इंडस्ट्री है उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसके अलावा reducing the environmental pollution through ash and the pond management, ash water recycling system, liquid waste management, और फिर एकोलॉजिकल मॉनिटरिंग होती रहती है, टाइमली होती है, इसलिए इसमें पॉल्यूशन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। बहुत अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती है पॉल्यूशन के बेस पे। थैंक यू गाइस।